तो हेडिंग डालो थर्मोडायनेमिक्स। एकदम ध्यान से सुनोगे, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत टफ टॉपिक है। पहले एक दो लेक्चर बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है, इसलिए सोच समझ के समझने की ट्राई करोगे तुम लोग, ठीक है? अच्छे से समझना है, ट्राई करना है। आ जाए अगर तुम लोगों को तो मेरी काबिलियत मानना, अपनी नहीं, ठीक है ना? बिल्कुल नहीं। ये थर्मो में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। केमिस्ट्री ना आए तो अपनी निकम्मे तो तुम पहले ही थे। ठीक है। ठीक है, चलो अच्छा देखते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स है क्या आखिर ना? तो देखो, अगर मैं एकदम पुराने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चला जाऊं तो हीट और उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड चीजों को इसमें देखा जाता था, बट टाइम के साथ ये बहुत इवॉल्व हुआ है। अब इसमें हम अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को भी कवर करते हैं। तो लिखो, इट इज द स्टडी ऑफ हीट एंड वेरियस अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, स्टडी ऑफ हीट and various other forms of energy and their interconversion correct? Various other forms of energy। अच्छा, अब ये स्टडी आखिर करेंगे कहाँ भाई? मतलब चलो, मैंने एक एनर्जी फॉर्म दिया, उससे वो किसी और फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो कोई ना कोई तो यूनिवर्स का पार्ट हम सिलेक्ट करेंगे ना। मान लो मुझे चेक करना है कि भाई हीट डालने से अनमोल पे क्या इफेक्ट आ रहा है, तो अनमोल मेरा एक सिस्टम हुआ ना। तो बेसिकली यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज हैं कुछ थ्योरेटिकल, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला लिखो, सिस्टम किसे बोलते हैं? यही छोटे छोटे पॉइंट्स बोर्ड में खूब आता है। व्हाट इज सिस्टम? तो सिस्टम कैसे बोलोगे? पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी। समझ गए बच्चों? अच्छा, ये तो हो गया, चलो ये तो हो गया। मान लो एक रैंडमली मैंने डिजाइन किया ये सिस्टम, ये मैंने पार्ट सिलेक्ट कर लिया यूनिवर्स का, जिस पे मुझे क्या चेक करना है कि भाई हीट दे रहा हूं तो क्या हो रहा है ना। बाकी सर ये जो सिस्टम के बाहर की दुनिया जो बच गई है ना, इसको बोलते हैं सराउंडिंग। तो यूनिवर्स का ऐसा पार्ट जो जिसपे हम स्टडी करना चाह रहे हैं वो सिस्टम है, उसके बाहर की दुनिया सराउंडिंग, और ये जो इनके बीच को सेपरेट करने वाला इंटरफेस है ना, यही है बाउंड्री। अब ये बाउंड्री बेटा रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। लिखो, सराउंडिंग, एनीथिंग आउटसाइड सिस्टम इज सराउंडिंग, एनीथिंग आउटसाइड सिस्टम इज सराउंडिंग। खास बात क्या है कि अगर आपको कभी ऐसा लिखा हो कि सिस्टम और सराउंडिंग मिला दो तो क्या है? हाँ बिल्कुल, इन दोनों को मिला दो तो भाई पूरा यूनिवर्स ही तो है। ये भी लिख लो, और लिख लो, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स आर सेपरेटेड बाई बाउंड्री। ये बाउंड्री ही इनको सेपरेट करता है। अब बाउंड्री रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। देखो, बाउंड्री सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग, बाउंड्री सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग, बाउंड्री सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग। लिख लिया ना? ओके, नोटेड। बाउंड्री सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है? नोट करके ये लिख लो, बाउंड्री मे बी रियल और मे बी इमेजिनरी, कैन बी रियल और इमेजिनरी।
यहां तक क्लियर हो गया बेटा? अब लिखो टाइप्स ऑफ सिस्टम। भाई आखिर सिस्टम कितने टाइप का होता है? कितने तरह के सिस्टम भाई? सबसे पहला ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज्ड, तीसरा आइसोलेटेड, कितने तरह के सिस्टम हुए बेटा? ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो अनमोल ही क्यों ना हो ना, अच्छे से अच्छा ऑर्गेनिज्म जैसे सिमरवीर और घटिया से घटिया ऑर्गेनिज्म जैसे कि अनमोल, ठीक है? तो अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो आखिर दोनों ही ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल है बच्चों, ठीक है ना? दोनों ही ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल है। तो अब कैसे डिफाइन कर रहे हैं? तो देखो, ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहां से हम एनर्जी एंड मास दोनों का एक्सचेंज कर सके। तो कहोगे सर बताइए अनमोल कैसे हो गया फिर ओपन सिस्टम? तो देखो वो ब्रीद इन करता है, इज टेकिंग द पार्टिकल इन, सुबह सुबह भी कुछ करता है, टेकिंग समथिंग आउट, so there is exchange of the particles from the system। तो जहां पे भी मास एंड एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो सके। अच्छा देखो, जहां मास है वहां एनर्जी तो ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि कोई भी पार्टिकल अगर m मास का है तो उससे एसोसिएटेड एनर्जी कितनी होती है? mc²। यही होता है ना? तो लिख लो ये बात, लिखो ओपन सिस्टम के बारे में लिखो दैट सिस्टम from which mass and energy both can exchange। या आप सिंपली मास एक्सचेंज भी लिख दोगे तो चलेगा। बोथ कैन एक्सचेंज, करेक्ट। अब अगर देखो आपको एग्जाम में लिखना है तो भाई आप अनमोल का एग्जाम्पल तो ले नहीं सकते हो, तो आप अ कप ऑफ टी ये ले सकते हो। आई होप कि आप समझ रहे होगे मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूं, कि ये इवोपरेट होकर के वेपर फॉर्म में जा रहा है ना कुछ। तो अगर हमारा ये एक सिस्टम है तो उससे बाहर एक्सचेंज हो सकता है ना पार्टिकल्स का, और एनर्जी तो अनडाउटेबली है एक्सचेंज हो ही रही है। तो ये लिख लो एग्जाम्पल में सबसे बेस्ट क्या है? अ कप ऑफ टी, हॉट टी, ऑफ कोर्स हॉट टी, टी का मतलब ही हॉट है, नहीं है तो फिर क्या, शरबत थोड़ी ना है, शिकंजी थोड़ी ना पी रहे हैं हम लोग, है ना? हो गया ओपन सिस्टम। इज दैट क्लियर? क्लोज सिस्टम के बारे में बात करते हैं। हाँ बताओ बच्चों, क्लोज सिस्टम किसको बोलेंगे? जहां से मास एक्सचेंज पॉसिबल तो लिखो ये बात, लिखो, राइट इट डाउन, ओनली एंड ओनली मास गाइस। ओके, हाँ जी हाँ जी। अरे सो ग्रेट ऑफ यू यार युवराज। सर मेरे को जा रहा है सर को बहुत ऐड करने का। कोई बात नहीं युवराज, मैंने कर दिया ऐड। अब उससे बोल दो दोबारा मत निकलेगा ना। हाँ जी बच्चों, मैं किसकी बात कर रहा था अभी? हाँ, तो ओपन सिस्टम मतलब जैसे आप कप ऑफ टी ले लो जहां से मास एंड एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो सकता है। क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम है जहां पे बाउंड्रीज रियल वाली होंगी। तो बाउंड्री रियल होगी तो यार मासेस का तो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा ना, पूरी तरीके से वो क्लोज्ड है। तो लिखो मास एक्सचेंज इज नॉट अलाउड बट एनर्जी कैन एक्सचेंज। भाई मास तो एक्सचेंज नहीं होगा। अगर इसी कप को ऊपर से ऐसे एक प्लेट लगा के ढक दो तो क्या ये टाइम बीतने के साथ ठंडी नहीं होगी? क्या हो जाएगी भाई, ठंडी हो जाएगी ना। तो मतलब एनर्जी रिलीज तो हुआ होगा यहां से बाहर की तरफ, तो इस वजह से। तो
क्लोज सिस्टम में क्या लिखोगे, जहां से मासेस तो ना एक्सचेंज हो सके लेकिन एनर्जी फिर भी एक्सचेंज हो सके। समझ आया बच्चों? ऐसे वॉल को जहां से एनर्जी एक्सचेंज हो सके आराम से, डाइथर्मिक वॉल बोलते हैं उसको, डाइथर्मिक वॉल। कभी अगर आपको स्टेटमेंट में आ जाए डाइथर्मिक वॉल इज देयर, जैसे मान लो ऐसा आ गया कि यार एक आइडियल गैस का सिस्टम लिया और बीच में डाइथर्मिक वॉल लगा के उसको मेटल का वॉल या डाइथर्मिक वॉल लगा दिया, तो ए साइड एंड बी साइड, इसका T1 टेम्परेचर, इसका T2 है, तो बताओ बहुत टाइम के बाद दोनों का टेम्परेचर क्या होगा? तो एनर्जी अगर एक्सचेंज हो सकती है तो फाइनली दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। समझ में आया ना? तो बच्चों वही वाली बात है, ठीक है। तीसरा लिखो आइसोलेटेड। आइसोलेटेड, आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलेंगे? जहां से ना तो मास का एक्सचेंज हो सके, ना तो, लिखो, नीदर मास नॉर एनर्जी कैन एक्सचेंज फ्रॉम आइसोलेटेड सिस्टम। तो क्या कोई रियल एग्जांपल बता सकते हो जो आइसोलेटेड सिस्टम को कवर करे? तो आंसर है थर्मोफ्लास्क। आप अगर उसमें ठंड के टाइम में पानी गर्म करके रख लो तो सुबह से शाम तक तो गर्म रहता ही है। क्या वो लॉन्ग टाइम में थर्मोफ्लास्क क्या आइसोलेटेड है? नहीं सर, वो भी तो एट द एंड ठंडा ही हो जाता है। तो प्रैक्टिकली आइसोलेटेड सिस्टम बना पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम कोई भी चीज बिहेव कर सकता है, कोई मार्जिनल चेंज नहीं हो रहा है। तो समझ में आया? तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो ये बात लिख लो, एग्जाम्पल में इसके लिख लो। हाँ, आइसोलेटेड सिस्टम में मैंने बताया ना, नीदर मास नॉर एनर्जी एक्सचेंज इज अलाउड, नन ऑफ देम। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो? थर्मोफ्लास्क, हॉट वाटर टेकन इन थर्मोफ्लास्क फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये इंपॉर्टेंट है। और कितने लोग बोल रहे सर अगर पूरे यूनिवर्स को, ये पूरी जितनी बड़ी हमारी यूनिवर्स है, उन सभी को अगर एक आप सिस्टम मान लो तो भाई उसके बाहर तो कुछ है ही नहीं, तो एक्सचेंज किससे करेगा? तो इसका मतलब पूरे यूनिवर्स को आप एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह ट्रीट कर सकते हो। ये बात लिख लो नोट करके, द एंटायर यूनिवर्स कैन बी ट्रीटेड एज एन आइसोलेटेड सिस्टम। है ना बच्चों? तो अब समझते हैं स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या होता है। लिखो, स्टेट ऑफ अ सिस्टम। भाई जब कोई चीज आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, मान लो मैंने एक आइडियल गैस एक कंटेनर में ले लिया, यहाँ पिस्टन विस्टन लगा लिया, इसमें आइडियल गैस ले रखा है, इसके अंदर मान लो ऑक्सीजन है। तो व्हेनेवर आई एम सेइंग कि डिफाइन द स्टेट ऑफ सिस्टम, कि भाई आखिर उनके पैरामीटर्स क्या हैं, तो स्टेट ऑफ सिस्टम इज डिफाइंड बाय वेरियस थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। जैसे कि भाई बता दो इसमें कौन सी गैस ली है, उसका प्रेशर क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसमें कितने मोल आपने गैसेस ले रखी है, भाई उसका इंटरनल एनर्जी क्या है। तो ये सारे जो वेरिएबल्स हैं, जिनका वॉल्यूम कितना है उसका, भाई कितने लीटर का आपने रख रखा है। तो जब ये सब डिफाइन कर लेते हो तो आप बता पाते हो कि जो हमने सिस्टम लिया है उसका स्टेट ये है। अरे समझ रहे हो ना? जब इनिशियल स्टेट मालूम होगा तभी तो आप कुछ अगर चेंजेस कर रहे हो, हीट डाल रहे हो या सिंपली बाहर से उस पर वर्क करने की कोशिश कर रहे हो, तो इंटरनल जगहों पे क्या चेंजेस आ रहे हैं तभी तो मेजर करोगे। तो इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमेशा ये स्टेट वेरिएबल्स यूज होते हैं। तो लिखो, स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड बाई various thermodynamic variables. State of a system is defined by various thermodynamic variables. State of a system is defined by various thermodynamic variables. वो कौन से वेरिएबल्स हैं? अब उल्टा भी कोई पूछे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या है, ऐसे वेरिएबल जिनसे हम सिस्टम का स्टेट डिफाइन करते हो। समझ रहे हो ना? ये डेफिनेशन आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। तो वो कौन से हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स? एग्जांपल में आप लिखो, प्रेशर,
टेम्परेचर, मोल ना, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंड डॉट डॉट डॉट, देयर आर मेनी अदर्स। तो सबसे कॉमन आइडियल गैस में हमने पढ़ा है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड मोल, ये तो बहुत कॉमनली पढ़ा है, तो इनको सबसे कॉमनली हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हेडिंग डालो भाई, आखिर जो थर्मोडायनेमिक्स में हमने बोला कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी और उनके इंटर कन्वर्जन के बारे में पढ़ना है। किस पे पढ़ना है? सिस्टम पे पढ़ना है। तो आखिर ये चेंजेस होंगे कैसे? तो देखो, इन्हीं चेंजेस को, जो हमारा स्टेट 1 से स्टेट 2 पहुंच रहा है, इसी चेंज को ही हम प्रोसेस बोलते हैं थर्मोडायनेमिक लैंग्वेज में। कभी अगर आज आपसे पूछे कि डिफाइन व्हाट इज प्रोसेस, डिफाइन व्हाट इज प्रोसेस, तो क्या बोलोगे कि व्हेन एनी सिस्टम अंडरगोज चेंज इन स्टेट, मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर इसका इनिशियल एंड फाइनल ये पैरामीटर्स मैंने नाप लिए, जैसे मान लो मैंने बोल दिया बेटा प्रेशर 1 atm, वॉल्यूम 2 लीटर, टेम्परेचर 300 था, और थोड़ी देर बाद मैंने देखा टेम्परेचर यार 400 हो गया, प्रेशर टेम्परेचर उसके हिसाब से चेंज हो गए। तो जो भी चेंजेस अगर आप कर रहे हो इनके स्टेट में, तो मतलब आप प्रोसेस कर रहे हो। तो व्हाट इज प्रोसेस? व्हेन सिस्टम अंडरगोज चेंज इन स्टेट, इस ड्यूरेशन में जो कुछ भी आप कर रहे हो उसी को प्रोसेस बोलते हैं। समझ गए? तो लिखो प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस और प्रोसेस सिंपली एक ही बात है। Whenever system undergoes change in state, whenever system undergoes change in state, understood? तो प्रोसेस क्या है? जब कभी भी सिस्टम अपने स्टेट को चेंज कर ले तो वही प्रोसेस है। अंडरस्टूड ना? हाँ, अब देखो पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई कितने तरह के प्रोसेस हो सकते हैं। कहने का मतलब, अगर मान लो मैं स्टेट ए से स्टेट बी में पहुंचना चाहता हूं, कितने तरह के प्रोसेस यहां से यहां पहुंचने के हो सकते हैं? देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्रोसेसेस पॉसिबल। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इनफाइनाइटली मेनी प्रोसेस आर पॉसिबल। अब बच्चों अभी थोड़ी देर में धीरे धीरे आपको डिकोड करूंगा कि कैसे हम समझते हैं। ठीक है, तो लिखो डिपेंडिंग ऑन द वे दैट द प्रोसेस इज कैरिड आउट, depending on the way the process is carried out, there can be infinitely many processes possible. There can be infinitely many processes possible. There can be infinitely many processes possible. Understood? अब उसमें से कुछ रिकॉग्नाइज प्रोसेस हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ पॉपुलर है कि भाई इनफाइनाइट तो है लेकिन कुछ बहुत पॉपुलर है, जैसे यूज होते हैं। कौन से? लिखो few important process, among few important process, write the first one, isothermal process। पहला लिखो isothermal process। है ना? आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है बच्चों? आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब अगर जब भी स्टेट चेंज हो रहा है तो उसमें टेम्परेचर ना चेंज हो। आइसोथर्मल मीन्स सेम टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? आइसो। लिखो ये बात, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट
टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। याद करो बच्चों, आप अगर आइडियल गैस की बात करते हो तो ये दिस इज क्वाइट पॉसिबल, इजंट इट? आपने इधर से पिस्टन लगा लिया, इसके अंदर यहाँ फिक्स कर लिया, टेम्परेचर 300 और प्रेशर मान लो 280 है इनिशियल, एंड वॉल्यूम मान लो 10 लीटर है, और बाद में मैंने इसको कंप्रेस करके 5 लीटर कर दिया, यहां तक कंप्रेस कर दिया इसको। V2 मैंने 5 लीटर कर दिया, लेकिन टेम्परेचर मैंने मेंटेन किया 300 केल्विन। तो ये जो आपने काम किया है, ये जो आपने वर्क, मतलब जो कुछ भी यहाँ पे आप कर रहे हो, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कि दिस इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो भाई आइसोथर्मल में क्या खास बात हो गई? टेम्परेचर कांस्टेंट। और अगर ये आइडियल गैस है तो कितने लोग कह रहे हो सर, तो फिर तो हमारे पास बड़ा इजी सा चीज हो गया, PV इज इक्वल टू nRT, टेम्परेचर मोल सब कांस्टेंट है ही, सो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो P1 V1 मस्ट बी इक्वल टू, तो भाई प्रेशर हमें मालूम था पहला 2, वॉल्यूम 10, दूसरा प्रेशर हमें नहीं मालूम, वॉल्यूम 5 लीटर मालूम है, तो प्रेशर कितना हो गया? तो समझ में आया? एग्जाम्पल में ये है एक आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल। एग्जाम्पल में आप लिख लो आइसोथर्मल प्रोसेस। ना, किसी गैस को अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक्सपैंड करो या कंप्रेस करो, ये दोनों ही क्या हो गया? आइसोथर्मल। कांस्टेंट टेम्परेचर रहना चाहिए। एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये उसका एक एग्जांपल है। अंडरस्टूड? किसकी बात हो गई बेटा? आइसोथर्मल। ऐसे लिख लो, आइसोबैरिक, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक जो भी बोल लो इसको। सो व्हाट इज आइसोबैरिक प्रोसेस? बिल्कुल, यहां पे लिखो, प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। देखो, ये स्टेट 1 था और ये स्टेट 2 है, बदलाव हुए ना भाई, टेम्परेचर तो सेम था लेकिन प्रेशर वॉल्यूम तो बदल रहे हैं ना, तो ये स्टेट में बदलाव हुआ, मतलब ये प्रोसेस हुआ। बिना प्रोसेस के स्टेट में चेंजेस आएंगे ही नहीं, कुछ नहीं करो ऐसे पड़ा रहे तो क्यों स्टेट चेंज होगा? समझ गए बच्चों? अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में। तो कौन सा था? इन विच द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये कुछ वैसी वाली बात होगी बच्चों कि एक कंटेनर ले लिया और मैंने ऊपर एक, मान लो यहाँ पे m मास का ब्लॉक फिक्स कर दिया, और ये हमारा, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे हीट करना स्टार्ट किया, तो भाई टेम्परेचर मान लो 300 केल्विन था स्टार्टिंग में, और ये प्रेशर जो m मास का ब्लॉक रखा है, भाई m मास का ब्लॉक रखा है तो जब इक्वल हो जाएगा ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स, तो वहीं पे जाके रुकेगा ना ये। अरे बोलो यार, जब इस ब्लॉक पे ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाले फोर्सेस बैलेंस होंगे तभी तो यानी जो फोर्सेस, अगर मान लो ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे? प्रेशर इनटू एरिया। नीचे कौन सा होगा? mg। तो अगर आपने मास डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो तो इस प्रेशर को अपने आप को एडजस्ट करना ही पड़ेगा इसी के बराबर कि वो हमेशा मेंटेन रहे। समझ गए? तो यहाँ एक ब्लॉक रख दो, मूवेबल पिस्टन ले लो, स्मूथ रख दो सरफेसेस, और आप इसको धीरे धीरे हीट करो। तो मान लो वॉल्यूम इनिशियल कितना था, से फॉर एग्जांपल 5 लीटर। अगर मान लो हीट करते 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 मैंने क्या कर दिया, 400 केल्विन तक लेके चले गए, तो क्या वॉल्यूम नहीं निकाल लोगे कितना हो गया? प्रेशर कांस्टेंट है, बताओ कितना आएगा वॉल्यूम, जल्दी बताओ।
20/3। अरे बोलो यार, तो यानी सर वॉल्यूम बढ़ गया होगा, मास m। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है बच्चों जहां पे आप देखो दोनों जगह प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, P कांस्टेंट। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वॉल्यूम अपने आप बढ़ रहा है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। और इक्वेशन कौन सा लगा रहे हैं हम, PV इज इक्वल टू nRT। मैं कौन सा सिस्टम ले रहा हूं, आइडियल गैस। तो हमारा इस बारी मोल R एंड प्रेशर कांस्टेंट था, तो वॉल्यूम अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। यहां से हमने निकाल लिया। अरे बोलो यार, समझ में आ रहा है। तो ये कौन सा प्रोसेस की मैंने बात कर ली, आइसोबैरिक। नोट कर लिया, इसको कर लो जल्दी। आइसोकोरिक। तो बच्चों आइसोकोरिक प्रोसेस किसको बोलते हैं, देखो ये वर्ड यूज होता है वॉल्यूम के लिए। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो, लिखो ये बात। द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा भाई, वॉल्यूम कब कांस्टेंट हो सकता है, जब आपने कंटेनर रिजिड ले रखा है, बिल्कुल रिजिड, कहीं कोई चांस नहीं एक्सपेंशन कंप्रेशन का। लिखो, processes taking place under rigid container is an example of isocoric। rigid container, processes taking place under rigid containers, rigid। processes taking place under, बोलो, rigid container। समझ में आ रहा है, processes taking place under rigid container will be termed as isocoric process। is that clear? next आते हैं adiabatic process। What is adiabatic process? What is adiabatic process? तो देखो ये वर्ड एसोसिएटेड होता है हीट से। तो ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें हीट एक्सचेंज अलाउ न हो, उसको क्या बोलते हैं हम, एडियाबैटिक। लिखो ये बात, द प्रोसेस इन विच हीट एक्सचेंज इज जीरो, द प्रोसेस इन विच हीट एक्सचेंज इज जीरो। बच्चों ये ध्यान रखना, कई बारी ना इसी को एक्सटेंड करके ये भी कंसेप्ट आता है कि एडियाबैटिक वॉल ले रखा है। एडियाबैटिक वॉल ले लिया, इसका मतलब इधर से वो उस साइड में हीट का ट्रांसफर होने ही नहीं देगा। एडियाबैटिक वॉल विल नॉट अलाउ, अगर ये 300 केल्विन है, इधर 400 केल्विन है, तो ये टेम्परेचर बाद में आपस में सेटल हो, ये ऐसा करने नहीं देगा। एडियाबैटिक वॉल का मतलब होता है बिल्कुल ही हीट फ्लो अलाउ नहीं करेगा। समझ गए? तो क्या मैं बोल सकता हूँ एडियाबैटिक वॉल को कि हाँ यार ये काफी हद तक बहुत नजदीक है, आइसोलेटेड, अगर सारी वॉल्स एडियाबैटिक हो जाएं तो सिस्टम आइसोलेटेड जैसा हो जाएगा, क्योंकि उससे एनर्जी भी बाहर नहीं निकल रही है। बोलो, समझ गए ना? तो हम कह सकते हैं काफी क्लोज होता है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसमें से हीट एक्सचेंज अलाउड ना। समझ गए बात? एक और वर्ड आता है बड़ा पॉपुलर सा है,
which is polytropic process. अब ये क्या है? ये एक जनरल टर्मिनोलॉजी, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ. फॉर आइडियल गैस दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज जहां पे अल्फा नॉट इक्वल टू 1. पॉलीट्रॉपिक. है ना? तो ऐसा कोई प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें पी बी टू द पावर अल्फा की वैल्यू कुछ एक आएगी, अलग अलग होगी, अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस के लिए बिल्कुल अलग होगी. तो एक जस्ट एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है पॉलीट्रॉपिक. तो इसमें अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि वैसे भी समझ नहीं पड़ने वाला है इसमें. ठीक है, आगे बढ़े. तो आप क्या समझ गए अभी भाई कि हम लोग पूरे यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको हमें स्टडी करना है उसी को सिस्टम बोलते हैं. उसके बाहर की पूरी चीज सराउंडिंग, और सिस्टम सराउंडिंग के बीच में बाउंड्री होता है जो रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी. एंड बेस्ड ऑन दैट बाउंड्री के नेचर के हिसाब से ही हमने 3 तरह के सिस्टम डिफाइन किए, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेट. और फिर हमने ये समझा कि यार स्टेट ऑफ अ सिस्टम का मतलब क्या है, और स्टेट चेंज हो यानी प्रोसेस के बारे में समझा, और वेरियस प्रोसेसेस जो डिफाइन होते हैं, जो कुछ पॉपुलर है, उनके बारे में हमने सीखा. यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम? कौन सा? पॉलीट्रॉपिक. बस इतना लिख लो और कुछ मत करो अभी इसमें. ये जब हम लोग वर्क, हीट, ये सब कैलकुलेट करेंगे ना, तुम्हें खुद पता पड़ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ. जस्ट राइट दिस लाइक दिस ओनली. क्योंकि नोट्स बनाना है, अब इसको बाद में लिखवाऊं वो अच्छा नहीं लगता है, तो ये अभी लिखवा दिया. अभी इस पे समझने पे लोड मत लो ज्यादा. ठीक है, हो गया. अब हेडिंग डालो इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल्स. इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल्स. इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल्स. इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल्स. लिख रहे हो? इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल्स. तो भाई जितने भी आपने थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स देखे, वो चाहे प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, वॉल्यूम हो, मोल हो, मास हो ना, कुछ भी, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, आगे आएंगे ये सब, इंट्रोपी एंड सो मेनी. इन सारे वेरिएबल्स जो भी यूज होते हैं केमिस्ट्री में, वेरिएबल्स, इन सबको ये 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव. अब इसको समझे कैसे कि भाई प्रेशर कौन सी कैटेगरी में आएगा. तो इनके हम पहले डेफिनेशन को समझ लेते हैं. तो प्यारे बच्चों, इंटेंसिव वेरिएबल्स आर दोज which does not depend on the size of the systems taken within a system. अभी समझाता हूं, इधर ध्यान से सुनो. जैसे मान लो मैंने एक बड़ा सा कंटेनर लिया और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया बेटा, आइडियल गैस फिल कर दिए. और इस आइडियल गैस, ये एक हमारा बड़ा पार्ट हो गया सिस्टम का. अब इस सिस्टम के अंदर मैंने 2 पार्ट्स बना लिए, एक इतना छोटा सा, एक बड़ा पार्ट. इमेजिनरी वॉल, इमेजिनरी, बिल्कुल इमेजिनरी. ये और इस जगह पे जो जो पैरामीटर कांस्टेंट होंगे, बदल नहीं रहे होंगे, वो सब इंटेंसिव हो जाएंगे. मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ सैंपल साइज ऑफ द सिस्टम टेकन विद इन द सिस्टम. ये सिस्टम है बड़ा वाला, ये क्लोज ही रखा है. अभी हम लोग ओपन सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ते हैं, हम लोग मोस्टली क्लोज सिस्टम के बारे में ही पढ़ते हैं ना. ओपन सिस्टम के बारे में आपको केमिकल इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग प्रोसेसेस जहां पे होते हैं वहां आता है. तो अभी उस लेवल का हमें मोस्टली क्लोज सिस्टम के बारे में पढ़ना है. ठीक, तो अब ये हमारे पास आ गया बच्चों. अब मुझे खुद बताओ यार कि अगर यहाँ प्रेशर कंटेनर में हमने मेजर किया वो P है, इस जगह पे प्रेशर क्या होगा? P ही रहेगा. इधर क्या होगा? क्या इनमें कोई चेंजेस है इन तीनों जगहों पे? तो नहीं है. तो प्रेशर कैसा हुआ? इंटेंसिव, मींस इंडिपेंडेंट ऑफ द सैंपल साइज. टेम्परेचर अगर मैं ले लूं तो
सर इधर टेम्परेचर बोलो या इधर बोलो या इधर बोलो, एक ही बात है, ये इमेजिनरी बाउंड्रीज हैं। अब बताओ वॉल्यूम एक्सटेंसिव, भाई इसका तो छोटा वॉल्यूम होगा सर, इसका चेंज हो गया ना V1 V2। तो मास 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 मास, तो इधर में कम मॉलिक्यूल्स आएंगे, इधर ज्यादा, तो मास मोल। समझ गए? तो गिवन सिस्टम के सैंपल साइज पे जो डिपेंड कर जाए वो सब एक्सटेंसिव वेरिएबल्स होते हैं, और जो सैंपल साइज पे डिपेंड ही ना करें वो इंटेंसिव वेरिएबल्स होते हैं। समझ में आया? तो एनर्जी कोई भी हो, एनर्जी उसमें देखो ना, मास, बहुत सिंपल वे में बोलूं मैं, एनर्जी m×v², अगर काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हो, आ गया ना? तो जहां मास आ गया इसका मतलब वो सारा का सारा आ गया, ऑल दी एनर्जी। अब वो चाहे इंटरनल एनर्जी हो, इंटरनल एनर्जी हो या इंथैल्पी हो। बच्चों इंथैल्पी को H से डिनोट करते हैं, इंटरनल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं और E से डिनोट करते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी हो, आएगा भी, घबराओ मत, बिल्कुल घबराओ मत। G से डिनोट करते हैं, यही सब तो टर्मिनोलॉजीज पढ़नी है हमें यार। ये सारे के सारे कहां पहुंच गए? एक्सटेंसिव में। अभी पहले लिखो मत, पहले समझ लो अच्छे से, फिर लास्ट में नोट मेकिंग करना। कोई जल्दी नहीं है अभी अपन को, ठीक है? ये टॉपिक जितना आराम से पढ़ेंगे उतना ही तुम्हारे भेजे के अंदर पेनिट्रेट करेगा, वरना ऐसे ही उड़ जाएगा बिल्कुल। ना समझ में आता हो तो आज तो मैं एक आपका फाउंडेशन एक लेवल तक मैं तैयार कर दूंगा, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ करके देख लेना, तुम्हें खुद मालूम चल जाएगा कितना अच्छा चैप्टर है ये। ट्राई करना खूब, 2 बार 3 बार 10 बार पढ़ना, फिर भी कुछ समझ आ जाए तो हम लोग मंडे को मिलकर वापस डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? इसलिए समझना बहुत जरूरी है। हाँ मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ शायद, बिल्कुल। चलो देखिए, तो मैंने क्या समझाने की कोशिश किया कि जितने भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं वी कैन क्लासिफाई देम इनटू 2 पार्ट्स, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। अब इनमें फर्क कैसे पता करते हैं? तो सिस्टम के सैंपल साइजेस अलग अलग बना लो, एक सिस्टम ले लो, उसके अंदर 2 छोटे छोटे मतलब अलग अलग साइजेस के सैंपल्स बना लो। तो एक मैंने ये सैंपल बनाया, एक ये बनाया, इमेजिनरी, इसी के अंदर ही रहना है, इमेजिनरी बाउंड्रीज को लेते हुए, कोई रियल बाउंड्री नहीं है, कोई मैंने पैकेट नहीं रखा है, कोई बलून नहीं रख रखा है अंदर, समझ रहे हो ना? बिल्कुल इमेजिनरी, एकदम ऐसे सोच रहा हूँ बस इमेजिनेशन में। अच्छा एक इतना छोटा सा सिस्टम लिया, एक थोड़ा बड़ा कर लिया, सैंपल साइज अलग। ये दोनों पार्ट में जो भी वेरिएबल्स आइडेंटिकल हो या जिनकी वैल्यू सेम सेम आ रही हो, वो सभी के सभी कैसे हैं? इंटेंसिव। इंटेंसिव मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ सैंपल साइज। दोज वेरिएबल्स जिनका वैल्यू इंडिपेंडेंट हो सैंपल साइज से, उनको हम इंटेंसिव बोल रहे हैं, और जिनका वैल्यू डिपेंडेंट हो सैंपल साइजेस पे, उनको क्या बोलते हैं हम? एक्सटेंसिव। तो जैसे मास हो गया, सर यहाँ कम पार्टिकल है, मास कम होगा, इधर ज्यादा पार्टिकल है, मास ज्यादा है, तो M1 M2 हो गया, बदल गया ना मासेस, तो वो एक्सटेंसिव वेरिएबल। वॉल्यूम सर इसका छोटा इसका बड़ा, मतलब V1 V2 हो गया। मोल, अच्छा एनर्जी भी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कम पार्टिकल है, कम एनर्जी होगी, E=mc² से चेक कर लो। यहाँ ज्यादा पार्टिकल्स हैं, ज्यादा एनर्जी होगी। तो सारे एनर्जी टर्म, चाहे वो इंटरनल एनर्जी हो, इंथैल्पी हो, गिब्स फ्री एनर्जी हो, जितने भी हैं बेटा, सभी के सभी हमें इधर के ही पार्ट होंगे। कौन से पार्ट? एक्सटेंसिव वेरिएबल्स का। समझ में आ गया? अच्छा मैं और थोड़ा आगे बढ़ना चाहूंगा। PV=nRT में P, अच्छा वॉल्यूम तो इधर ही चला गया, मोल भी इधर ही चला गया, 2 पार्ट इधर हो गए, 2 पार्ट इधर हो गए, ठीक। अब मैं पूछना चाह रहा हूं डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी बताओ। इंटेंसिव, अरे मैंने वहीं लिख दिया क्या? ओहो, यहाँ लिखने का क्या मतलब भाई, सॉरी माय बैड माय बैड। यहाँ डेंसिटी D, हाँ वो तो मास बाई वॉल्यूम होता है। मुझे ये बताओ वो इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव? एक्सटेंसिव कितने लोग बोल रहे हैं? EX कितने लोग बोल रहे हैं? हाथ उठाओ। फिर IN वाले में कितने लोग हो, वो हाथ उठाओ।
यानी ऑडियंस बहुत कंफ्यूज है। तो देखो, आप अगर फॉर्मूले पे चले जाओगे ना, पता ही नहीं चलेगा क्या होगा। फॉर्मूले पे चले गए तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। कॉमन सेंस लगाओ बच्चा। डेंसिटी इधर देखो या यहां देखो या यहां देखो, गैसेस की डेंसिटी बदल जाएगी क्या? नहीं, इधर सेम ही रहने वाली है, क्योंकि आप जिस रेशियो में मास ले रहे हो उसी रेशियो में तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है ना। तो m हाई तो v हाई, तो रेशियो इज ऑल, तो डेंसिटी यहाँ। अच्छा, इंटरेस्टिंग क्या समझ में आया कि यार डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास बाय वॉल्यूम, दो एक्सटेंसिव वेरिएबल का रेशियो है। तो यहां से एक जनरल थंब रूल बना लो, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव, EX है बच्चों ना, एक्सटेंसिव वेरिएबल becomes इंटेंसिव। ये एकदम एक थंब रूल बना लो, दो एक्सटेंसिव चीजों का रेशियो इंटेंसिव बन जाता है। हमें कहां से मालूम चला? डेंसिटी से मालूम चला। समझ में आया? तो देखो, जब मैं बोल रहा हूं एनर्जी तो एक्सटेंसिव, एनर्जी पर मोल इंटेंसिव। अरे यार बोलो, क्योंकि आपने मोल नीचे कर दिया, एनर्जी ऊपर कर दिया, रेशियो हो गया ना, तो दोनों एक्सटेंसिव का। अरे आ रहा है क्या समझ में? एक्सटेंसिव वेरिएबल हो गया। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? तो एक्सटेंसिव वेरिएबल, सॉरी इंटेंसिव वेरिएबल हो गया एनर्जी पर। अच्छा, ये बताओ मोलैरिटी, मोलैरिटी बताओ। कोई सॉल्यूशन की मोलैरिटी जब हम निकालते हैं तो क्या होगा? तो क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। अरे बोलो यार, तो मोलैरिटी भी क्या हो गया? नॉर्मेलिटी भी क्या हो गया? फॉर्मेलिटी भी क्या हो गया? वो भी टर्म होता है। फॉर्मेलिटी इज यूज फॉर सॉल्ट, फॉर्मूला यूनिट्स बस डिफाइन करते हैं, वो कुछ डिफरेंस नहीं होता है, वो भी फॉर्मेलिटी हो गया। मोल फ्रैक्शन, बोलो भाई, नंबर ऑफ मोल टू द टोटल मोल, मोल बाई मोल, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, क्या हो गया? समझ में आया? मोल फ्रैक्शन हो गया भाई, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन। बस करें, और भी लिस्ट ऐसे बढ़ता रहेगा, डॉट डॉट डॉट। अच्छा, एक और चीज, चलो मैं डिफाइन करता हूं, आप समझो। ध्यान से देखो बच्चों, एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। ध्यान से सुनो, हीट कैपेसिटी, ये वर्डिंग थोड़ा बहुत जाना पहचाना आपको होगा। तो हीट कैपेसिटी कैसे डिफाइन करते हैं कि भाई अगर कोई m मास का ब्लॉक है, उसमें हम कितनी हीट डाल दें कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज हो जाए, बढ़ जाए। तो हीट so that the temperature is changed by 1 डिग्री, तो Q डिवाइडेड बाई डेल्टा T, इसी को बोलते हैं हीट कैपेसिटी। फिर एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वो कैसे डिफाइन होता है? भाई कितना हीट मैं ऐड कर दूं कि 1 डिग्री चेंज हो जाए पर यूनिट मास भी, तो यानी Q अपॉन डेल्टा T अपॉन M, मतलब वही M डेल्टा T। हीट कितना ऐड किया कि वो यूनिट चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट मास कर दे, वो वैल्यू को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। और इसका जनरली सिंबल यूज करते हैं एस से, जनरली इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। इसके अलावा क्या होता है? एस और सी से। इसके बाद मोलर हीट कैपेसिटी, एक मिनट, देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास है, तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल। इसको अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री और 1 केल्विन, ये हीट कैपेसिटी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाई 1 डिग्री।
ये वाले को डिफाइन करना हो तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री पर मोल ऑफ द सब्सटेंस, ऐसे डिफाइन कर। अब रुक जाओ, अभी लिखो मत, पहले मुझे ये बताओ ये तीनों को कहाँ कहाँ रखेंगे? हीट कैपेसिटी कहाँ आएगा? हीट कैपेसिटी कहाँ आएगा? एक्सटेंसिव। अरे भाई, अरे यार बोलो, मान लो मैंने बड़ा ब्लॉक ले लिया तो भी क्या उसका हीट कैपेसिटी उतना ही होगा? बिल्कुल नहीं सर, आप 10 लीटर पानी गर्म करने में टाइम तो लगता है ना, तो ज्यादा हीट देनी पड़ती है तब तो गर्म होता है ना। अभी 1 ग्राम 1 बूंद पानी डालो और तुरंत तवे पे उड़ जाएगा वो तो। कहने का मतलब है कि सर ये मास डिपेंडेंट होता है हीट कैपेसिटी। जैसे ही आपने पर यूनिट मास कर दिया एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, गायब। एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव गायब ना, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी इधर आता है, जबकि हीट कैपेसिटी इस साइड आता है। अब समझ गए? तो अब देखो मैंने बहुत समझा दिया आपको। एक और टर्म मैं आपको यहां पे लिखाऊंगा, वो आप नोट कर लेना बेटा, ईएमएफ। अब ये बाद में आपको समझ में आएगा क्यों मैंने इसको यहां पे लिखा है। ईएमएफ दैट ऑल्सो फॉल्स इनटू द इंटेंसिव कैटेगरी। तो अब लिखना स्टार्ट करो। इंटेंसिव वेरिएबल्स किसे बोलते हैं? लिखो इंटेंसिव, दोज वेरिएबल्स ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वही होता है, वही है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक और पैरामीटर लिख लो, आप लिख ही रहे हो तो सब इधर लिख लो, एंड दैट इज पीएच। हाँ, पीएच भी इधर ही आता है। हाँ लिखो, इंटेंसिव वेरिएबल्स किसे बोलते हैं? दोज थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स which does not depend on the sample size of the given system, which does not depend on the sample size of the given system। मतलब कोई सिस्टम आपको दिया हो, उसमें आप एक छोटा पार्ट लो या बड़ा पार्ट लो उस सिस्टम का, उस पर डिपेंडेंट नहीं है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिव। इंडिपेंडेंट याद रखना है, ऐसे भूल जाता नहीं तो बाद में। इंडिपेंडेंट को इंटेंसिव समझेंगे। Those variables whose value does not depend on the sample size of the given system। ओके, कोई भी दिए हुए सिस्टम के सैंपल साइजेस पे वो डिपेंड नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं हम? इंटेंसिव। एक्सटेंसिव में लिख लो, those variables whose value depend on the sample size, या फिर क्या बोल सकते हो? those variables whose value depend on mass, isn't it? सैंपल साइज या मास डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। अंडरस्टूड? अब ये क्लासिफिकेशन पूरा जो इधर उधर लिख रखा है वो लिख लो, और ये इंपॉर्टेंट चीज, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव वेरिएबल बिकम इंटेंसिव। ये सब पूरा क्लासिफिकेशन करके लिख लो अच्छे से।
इंटरनल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। चलो नोटेड बच्चों। नोटेड। हाँ जी बच्चों, नोट हो गया। नोटेड। अरे यार जल्दी करो, क्या कर रहे हो तुम लोग? हाउ विल यू डिफाइन हीट कैपेसिटी? हाँ करेक्ट, द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature 1 degree or 1 Kelvin. That is how you define heat capacity. और स्पेसिफिक को कैसे बोलोगे? ये सारी चीजें सेम रखना पर यूनिट मास, और इसमें भी ये सारी चीजें सेम पर मोल। कोई बताएगा वाटर का हीट कैपेसिटी कितना होता है? वाटर, लिक्विड वाटर का हीट कैपेसिटी। अरे यार ये तो देखो, वाटर की सारी प्रॉपर्टीज जान लेनी है, क्योंकि मैक्सिमम काम हमारा वाटर से ही होता है। उसकी डेंसिटी हमें मालूम होना चाहिए, उसका हीट कैपेसिटी। कितने लोगों को ध्यान है हीट कैपेसिटी वाटर का होता है 1 ग्राम पर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एस की बात कर रहा हूँ, सॉरी 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। मतलब एक ग्राम अगर वाटर ले लिया और उसको 1 डिग्री आपने टेम्परेचर चेंज किया, तो उसमें रिक्वायरमेंट हीट की कितनी है? 1 कैलोरी की। 1 कैलोरी मीन्स 4.18 जूल, 4.2 अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल। समझ में आ रहा है? तो अगर 1 किलोग्राम ऑफ वाटर को आप 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहे हो, तो कितना हीट देना पड़ेगा उसको? 1000 कैलोरी। 1000 कैलोरी का मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लाई बाई 4.2, तो कितना हो गया? 4200 जूल देना पड़ेगा, 4.2 किलो जूल देना पड़ेगा आपको एनर्जी, तब जाकर के वो सिर्फ 1 डिग्री में। समझ रहे हो ना? इतना है। वाटर के लिए याद कर लेना, ये बहुत जरूरी। आइस का भी लोग वैसे याद कर लेते हैं, कितना 0.5 होता है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, वाटर का मोलर हीट कैपेसिटी, सॉरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 दिया हुआ है लिक्विड का, लिक्विड। तो क्या आप बता सकते हो मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना होगा? अगर आपको स्पेसिफिक हीट मैंने दे दिया हो तो मोलर कितना होगा?
वाटर का? निकालो, बताओ। तो आना चाहिए, ये सब सिंपल है। इफ यू नो द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कांट यू कैलकुलेट द मोलर हीट कैपेसिटी? तो सिंपल। हाँ बिल्कुल सही आंसर। किसने बोला 18? वेरी गुड। क्यों? क्योंकि देखो ना भाई, 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 1 कैलोरी। और 1 मोल में कितना ग्राम होता है वाटर का? 18 भाई, उसका मोलर मास। अरे यार बोलो। तो दिस इज इक्वल टू मोलर वेट मल्टीप्लाई बाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कितना सिंपल है। यानी अगर आपको सी मोलर ऑफ H2O लिक्विड निकालना हो तो दैट इज सो सिंपल। 18 कैलोरी पर मोल पर केल्विन आ गया। दैट इज दैट सिंपल। यहां तक समझ में आया बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बता दो इसको। अभी देखो, आज पूरा का पूरा टॉपिक ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल एंगल पे चल रहा है ना, और एकदम से न्यूमेरिकल पे स्विच कर जाएंगे हम अगले लेक्चर से। तो आज की चीजों को जितना अच्छे से दिमाग में लूप में चला सकते हो, जो जो चीज मैं समझा रहा हूँ, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा आने वाले लेक्चर्स में। मैं पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ आपको, अगर समझना है तो ना, समझना चाहते हो थर्मोडायनेमिक्स तो ठीक है, नहीं तो फिर वो याद करने वाला गेम बन जाएगा, वो तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ने वाली बात हो जाएगी बस। बहुत छोटे छोटे चीजों पे मैं अभी आज डिस्कशन करूंगा। नोटेड? यहां तक हो गया अच्छे से? चलो अभी देखो, जैसा मैंने बोला था कि हम लोग ये चैप्टर में वेरियस थर्मोडायनेमिक एनर्जी जितनी भी हमारे पास आ रही है उनके इंटर कन्वर्जन के बारे में भी हमें समझना है। तो अब ये सारा चीज किस पे डिपेंडेंट है भाई? पहले स्टेट पे ना। तो एक बात बताओ बच्चों, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखो। ये बताओ, अगर मान लो कोई कंटेनर एकदम से इवैक्यूएटेड था, मतलब कुछ भी नहीं था इसमें, अचानक से मैंने यहाँ पंप लगाया और बाहर से हवा भरना स्टार्ट कर दिया, तो मुझे बताओ, मतलब यहाँ पे पंप इन किया मैंने एयर, तो क्या इस पूरे कंटेनर में जो भी गैसेस अभी एट द इंस्टेंट प्रेजेंट है, क्या उनका प्रेशर फिक्स होगा या चेंज होगा? क्या मैं डिफाइन कर सकता हूं प्रेशर ऐसे केस में? आप समझ रहे हो क्या रहा है? यहां से पंप इन कर रहा हूं तो नेचुरली सर नॉन होमोजीनियस सिस्टम क्रिएट हो रहा है। अरे अभी इधर ज्यादा गैसेस हैं पर यूनिट वॉल्यूम, इधर गैसेस है ही नहीं, इधर है ही नहीं, और आप पंप इन करते जा रहे हो, तो क्या प्रेशर डिफाइन हो पाएगा इस ऐसे केस में? नहीं बच्चों। क्या टेम्परेचर डिफाइन हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। ये टर्मिनोलॉजी तभी डिफाइन होते हैं जब इक्विलिब्रियम आ जाए, यानी सेटल हो जाए चीजें। पंप इन किया, पंप हटा दो, थोड़े टाइम के बाद ये सेटल हो जाएंगी गैसेस, अब आप इसका प्रेशर बता सकते हो, अब आप इसका टेम्परेचर बता सकते हो। ड्यूरिंग पंपिंग आप कोई मतलब नहीं है प्रेशर का, टेम्परेचर का, और खास करके टेम्परेचर का तो कोई मतलब नहीं। क्योंकि मैं ये बोलूं यार इस कोने में प्रेशर 2 atm है, इस कोने में 1 atm है, क्या यूजलेस सा चीज हो गया? प्रेशर तो एक गैस का है, और किसी सिस्टम का अगर प्रेशर है और गैस है तो वो तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा ना। तो जब पॉइंट टू पॉइंट प्रेशर बदलने ही लग जाए विद इन द गैस सिस्टम, तो प्रेशर कोई यूनिफॉर्म, कोई होमोजेनियस प्रेशर नहीं है, और टेम्परेचर भी कुछ भी नहीं है। ये सब चीजें तभी होती हैं जब एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए तभी। तो नोट करके ये बात लिखोगे, प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर अ सिस्टम इज डिफाइंड
व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सेटल हो चुका हो, pressure and temperature of a system is defined if the equilibrium is achieved, homogeneity is achieved, एक जैसा हो जाए पूरा पूरा अरेंजमेंट. The system attains equilibrium. If the system attains equilibrium or the homogeneity is attained, ये बात ध्यान रहेगा सबको. जहां भी नॉन होमोजेनिटी आया, जहां भी इक्विलिब्रियम का सिचुएशन नहीं बन रहा है, वहां पे आप बोल ही नहीं सकते हो क्या टेम्परेचर. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर आपके कानों तक घुस रहा है ये बात, तो ये बात अच्छे से बिठा लो, क्योंकि आने वाले टाइम में इसी एक वर्ड का बहुत एप्लीकेशन करने वाले हैं. ये टर्मिनोलॉजी का मतलब ही तभी है जब होमोजेनिटी अटेन हो चुका हो. इज दैट क्लियर? तो चलो आज हम लोग देखते हैं बच्चों, वर्क को समझने की कोशिश करते हैं और फिर हीट समझेंगे टाइम मिला तो. एंड वर्क हीट समझने के बाद फिर इंटरनल एनर्जी समझेंगे, फिर स्टार्ट कर देंगे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो सबसे पहले हेडिंग डालो वर्क. हाँ जी प्यारे बच्चों, वर्क के बारे में बात करें. क्या है भाई ये वर्क? क्या है? व्हाट इज वर्क? व्हाट इज वर्क? हाउ डू यू डिफाइन वर्क? मतलब फिजिक्स में तो वर्क को आप कैसे डिफाइन करते हो? यही डिफाइन करते हो ना. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ये सब कहानी सुना है? ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी लेके आ रहा है. पढ़ा है ये सब? डिफाइन कैसे करोगे? मान लो कोई एग्जामिनर आ गया, उसने पूछा बेटा वर्क डिफाइन करो, कैसे डिफाइन करोगे? हाँ क्या मेरे से पूछ रहे हो? अरे ठीक, इतना छोटा सोच तुम्हारा. कुछ और चल रहा था दिमाग में. खैर हाँ सॉरी. तो जानते हो ना तुम लोग वर्क, तो फिर मुझे बताने की कोई जरूरत है नहीं. देखो बच्चों, मैं यहाँ पे क्लियर कट क्लासिफिकेशन कराना चाहता हूँ. वर्क की मैं दो कैटेगरी बनाना चाहता हूँ. वर्क रिलेटेड टू एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ द गैस. मैं यही कैटेगरी को पढ़ाना चाहता हूँ. ये वाले पार्ट को मैं अभी डील करना चाहता हूँ. वर्क रिलेटेड टू एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन. और एक्सपेंशन कंप्रेशन के अलावा भी वर्क होता है. बिल्कुल होता है सर. अगर मैं चला जाऊं तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन. अरे भाई कोई रेजिस्टर है, यहाँ पे V वोल्टेज लगा दिए, टाइम बीतने के साथ यहाँ पे I² इंटू RT अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है ना. यहाँ पे यहाँ से कोई Q चार्ज जा रहा हो, V पोटेंशियल का ड्रॉप हो, तो ये भी एक वर्क डन आता है, Q इंटू V. मैं इन सब के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ अभी. मैं कौन सी बात कर रहा हूँ? ओनली रिलेटेड टू एक्सपेंशन एंड. तो एक्सपेंशन एंड नॉन एक्सपेंशन, एंड ये नॉन एक्सपेंशन की बात हो रही है. कैसे मैं डिफाइन करूं? राइट. So please write it down. Two categories of the work that I am defining right now. Work related to expansion and compression of the ideal gas. Work related to expansion and compression of the gases. And the other आप लिख लो इलेक्ट्रिकल. यार बहुत सारी चीजें आएंगी.
जैसे देखो, हाँ एग्जैक्टली अगर मैं ऐसे बात करूं बच्चों, आप एक टब ऑफ वाटर ले लो या बकेट ऑफ वाटर ले लो, ऊपर से नीचे ऐसा, इसको कौन सा बोलते हैं यार, फिर नहीं बोलते, क्या बोलते तुम? लाइक वो कभी देखा है तुम लोगों ने मैकेनिकल जिससे मक्खन निकालते हैं? तो अगर हम इसको ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली, मतलब इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, टू एंड फ्रो, तो क्या हम वर्क नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। क्या ये एक्सपेंशन कंप्रेशन से रिलेटेड वर्क है? नहीं सर। क्या ये इलेक्ट्रिकल है? नहीं बाबा। तो देखो, एक एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन लिख लो, दूसरा नॉन एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, बस लिख लो, उस कैटेगरी में सारा आ जाएगा। कौन सा? उसमें इलेक्ट्रिकल भी आ जाएगा, इस तरह की भी जो चीजें कर रहे हैं वो सब भी आ जाएगा। तो अभी मेरा फोकस किस चीज पे है बच्चों? वर्क रिलेटेड टू एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ द गैस। ठीक है, वो तो तुम लोग यार खुद समझदार हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं। व्हाट इज वर्क, है ना? चलो आगे बढ़े। अब थोड़ा ध्यान से समझना, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन से रिलेटेड वर्क, अब बिल्कुल इसी को हम डिफाइन करेंगे। और आपको समझाने के लिए मैं एकदम स्ट्रीमलाइन मोशन करा करके देखना चाहता हूं कि क्या बनता है। तो बच्चों ये देखो, हमारे पास एक पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन, उसका अपना कुछ मास है, और यहाँ पे इनसाइड हमारे पास गैसेस है, और ऑफ कोर्स आउटसाइड एक्सटर्नल साइड में भी हमारे पास एनवायरमेंट है, तो उसका भी अपना एक प्रेशर आ रहा होगा, तो मैं उसको पी एक्सटर्नल लिख दे रहा हूं। और ये इनसाइड से ऊपर क्या हो रहा है? पी ड्यू टू गैसियस प्रेशर। एंड तो जब भी मैं नॉर्मल केस में केमिस्ट्री में मैं वर्क की बात करूं, तो उसका मतलब होता है वर्क डन बाय सराउंडिंग और एक्सटर्नल एजेंट, या पी सराउंडिंग लिख दूं ज्यादा अच्छा। पी सराउंडिंग, राइट। और दूसरा अगर मैं बोल दूं कि सॉरी, पी सराउंडिंग एंड पी ऑफ द गैस, या फिर आप सिस्टम भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे दो तरह के वर्क डिफाइन होंगे, एक सराउंडिंग क्या काम कर रहा है और सिस्टम क्या काम कर रहा है। भाई तुम लोग यही समझा रहे थे ना कि भाई यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए जितना भी फोर्स का रिक्वायरमेंट हो इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द मोशन, उसी को ही हम कैसे डिफाइन करते हैं? 1 जूल। अगर 1 जूल को आप डिफाइन करना चाह रहे थे, या फिर वर्क को डिफाइन करना चाह रहे थे, वही बोलते हो ना आप। तो मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ बेटा कि अगर आप कंप्रेशन करते हो या एक्सपेंशन करते हो किसी सिस्टम का, ये हमारा सिस्टम है, इसको एक्सपैंड करना चाह रहे हो या कंप्रेस करना चाह रहे हो, तो अभी हम लोग पहले वर्क डन को समझने की कोशिश करते हैं फॉर द गैस। वर्क डन बाय गैस अगर मुझे डिफाइन करना हो, कैसे डिफाइन करूंगा? तो यार सिंपल सा बात है, फोर्स ड्यू टू गैस डॉट डी आर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गैसेस। अच्छा चलो एक काम करते हैं, मैं एक्सपेंशन की बात करता हूं। एक्सपैंड किया तो बताओ, फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है गैस का, और ये फोर्स कौन सा है? सराउंडिंग का। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, क्या उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है बेटा? अरे बोलना यार। एक्सपेंशन, एक्सपैंड कर रहा है मतलब ये ऊपर जा रहा है, तो फोर्स भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो क्या उनका डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा? cos 0 का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं? अच्छा, फोर्स को क्या मैं लिख सकता हूं? प्रेशर इंटू एरिया, और इसको सिंपली dx, और एरिया इंटू dx को मैं क्या लिख सकता हूं? dv, चेंज इन वॉल्यूम। अरे यार, एरिया अगर मुझे मालूम हो ये कितना एरिया है, और ये हाइट मालूम हो, तो क्या वॉल्यूम नहीं निकल जाता है जी? एरिया इंटू हाइट, वही तो किया है यार। ये dx डिस्प्लेसमेंट था, तो मैं बोल रहा हूं कि वॉल्यूम में dv चेंज हुआ, एरिया इंटू dx। अरे इज दैट क्लियर? तो वर्क डन बाय गैस कैन बी रिटन लाइक दिस, एंड W by surrounding can be written by minus time of P into dV। अंडरस्टूड है कि P किसका प्रेशर है? आउटसाइड का। और अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन है तो आउटसाइड एंड इनसाइड दोनों प्रेशर इक्वली होंगे। बोलो। और साथ में dV क्या है? dV इज द वॉल्यूम ऑफ दिस थिंग। सराउंडिंग का वॉल्यूम मत समझ लेना, यहाँ पे वॉल्यूम किसका? सिस्टम का है, इसीलिए तो माइनस साइन आया कि सिस्टम जब कंप्रेस हो रहा होगा, यानी dV जब नेगेटिव हो रहा होगा,
तो ऊपर वाले के लिए वर्क डन पॉजिटिव आना चाहिए। तो देखो ये नेगेटिव और एक माइनस साइन लगा के दे दिया तो पॉजिटिव, इसीलिए माइनस साइन लगाना पड़ा। अगर मैं ये डीवी एक्सटर्नल ले लेता तो यहाँ माइनस साइन आता ही नहीं। तब तो वही बोलते हैं ना कि भाई सराउंडिंग कितना एक्सपैंड कर रहा है इनटू। अरे क्लियर हुआ? तो ये दोनों एक्सप्रेशन दिमाग में रखना। अच्छा, केमिस्ट्री में अगर वो कभी सिर्फ W पूछ दे, वर्क डन, तो W अब कुछ ना बताया कि गैस का है या सराउंडिंग का है, तो किसको समझोगे? सराउंडिंग। W सराउंडिंग को W भी सिंपली बोलते हैं केमिस्ट्री में। और फिजिक्स में आ जाओगे तो यही उल्टा हो जाता है, वहां बाय डिफॉल्ट W का मतलब W बाई गैस ही होता है। इसी वजह से कंफ्यूजन आता है थोड़ा सा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के थर्मो में। इसी वजह से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ाएंगे तब, जब नाम लिख दे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, गैस बोल दिया तो गैस का ही चाहिए। गैस का मतलब सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, गैस और सिस्टम, क्योंकि मैंने सिस्टम यही कंसीडर किया। इज दैट क्लियर? तो आप लिख लो ये बात, लिखो। वर्क डन by gas and work done by surrounding in the displacement of the piston, ठीक है, उसी के रेफरेंस में। वर्क डन बाई गैस और सिस्टम इज इक्वल टू पीडीवी। इंटीग्रल यहां पे भी लगाना है बच्चों, अंडरस्टूड है यार, ये तो पढ़ लिया होगा तुम लोगों ने फिजिक्स में। ये भी हो गया दोनों। यहां तक आ गया समझ में बच्चों? अब अगर ये समझ गए हो तो अब तुम्हारी लाइफ थोड़ी आसान होने वाली है। करें आगे बढ़े? अब क्वेश्चन देना स्टार्ट करूं फिर मैं। अब आपको ना वो पॉलीट्रॉपिक का मतलब भी समझ आएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा। चलो क्वेश्चन लिखो तो। हो गया, थियरी हो गई है, मतलब मोटे तौर पे, अभी और बचा हुआ है लेकिन ठीक। देखो बच्चों इधर ध्यान से देखो, प्लीज 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 फोकस हियर। आई हैव टेकन इनसाइड ऑक्सीजन O2, हाउ मेनी मोल्स? आई हैव टेकन 1 मोल। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। इनिशियल कंडीशन मैंने क्या दिया हुआ है? T1 इज इक्वल टू 1 atm, T1 इज इक्वल टू 300 केल्विन, या फिर वॉल्यूम दे देता हूं ना, उसकी ज्यादा जरूरत आएगी आपको। V1 इज इक्वल टू, मान लो दे दिया आपको 10 लीटर। नाउ आई एम डूइंग सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी such that during the process this parameter remains constant, P V to the power 2 is equal to constant। ये एक प्रोसेस मैं ऐसा कर रहा हूं, ऐसा कोई प्रोसेस कर रहा हूं जिसमें प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम का स्क्वायर रिमेन्स कांस्टेंट। और फाइनली मैं कहां पहुंच गया? ऐसे जगह पहुंच गया जहां पे जो फाइनल वॉल्यूम है V2 वो हो गया आपका, से फॉर एग्जांपल 1 लीटर। पहले वॉल्यूम कितना था? 1 atm। बाद में वॉल्यूम कितना हो गया? अच्छा बच्चों ध्यान रखना, मैंने क्लोज्ड सिस्टम लिया है। कौन सा सिस्टम लिया है? तो अब मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा हूं, सबसे पहला तो बच्चों यहाँ का प्रेशर बता दो, यहाँ का टेम्परेचर बता दो, और यहां से यहां जाने में W भी बता दो क्या हुआ। चलो शुरू हो जाओ। और हाँ प्यारे बच्चों एक चीज मैं आपको और बता दूं, 1 atm लीटर, इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहो तो atm कितना होता है जी? 1.013 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल।
और लीटर कितना होता है मीटर क्यूब में? 10⁻³ मीटर क्यूब, और पास्कल मीटर क्यूब मिलके क्या बन जाते हैं? जूल। और ये 5 और ये -3 कर दोगे तो 2 बचा। तो कहने का मतलब बस इतना सा था कि याद कर लो ये वैल्यू, 1 ATM लीटर इज इक्वल टू 101.3 जूल होता है, ये याद रखना। 101.3 जूल, दशमलव ही बोलते हैं ना, डेसिमल को दशमलव ही बोलते हैं ना हिंदी में। ये याद रखना एंड रिपोर्ट योर आंसर इन जूल। रिपोर्ट योर आंसर इन जूल। कम ऑन डू इट, देखते हैं कौन करेक्ट करता है। ध्यान से देखो मैंने क्या पूछा है, W या W बाई गैस? W मतलब बाय डिफॉल्ट ये फॉर्मूला लगाना है, समझ गए? वर्क डन, सिंपली वर्क डन बोल दे या वर्क डन सराउंडिंग बोल दे, एक ही बात है। इसको अगर स्टेटमेंट में ऐसे लिखना हो इतने बड़े चीज को, तो कैसे लिखा जाएगा? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज टेकन विद अ प्रोसेस P(V⁴2) इज इक्वल टू कांस्टेंट, द इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम इज दिस एंड दिस, एंड द फाइनल वॉल्यूम इज 1 लीटर, देन फाइंड P2, V2 एंड W। ये पूरा ऐसा लैंग्वेज कहानी, वो मैंने आपको डायग्राम पे पहले ही रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप बताओ।
हाँ जी बच्चों, हाँ जी बोलिए। बाहर जाते ही ठंड लगने लगती है, क्या हुआ? इससे ऊपर उठो, इन सब चीजों से ऊपर उठो थोड़ा। हो गया? वर्क डन नहीं आ रहा? सबसे आसान वही पार्ट है, मैं बताऊं। 900 जूल आ रहा है, -900 जूल आ रहा है, ठीक है। और किसी का आ रहा है? चलो चेक करें। अरे बोलो यार, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कैसे करना है। मैं सबसे पहला पैरामीटर इसी पे ही कर लेता हूँ ना, इसी को ही कर लेता हूँ आई गेस, वो तो जाएगा मेरे ख्याल से। लेट अस डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क फॉर दिस, पहले ही वही कर लेते हैं ना। टेम्परेचर वगैरह तो बहुत आसान, ये तो कोई भी कर लिया होगा यार, नहीं? आओ आपके पास देखो, दिखाता हूँ कि कैसे आप निकालोगे, एंड फिर फाइनली वर्क के लिए चलेंगे ना। सबसे पहले आ जाओ, देखो जो भी चीजें है ना उसको लिखो आप पहले, इनिशियल एंड फाइनल, सारे पैरामीटर्स आप लिख लो। इनिशियल आपको क्या दिया हुआ है? प्रेशर 1 atm, वॉल्यूम 10 लीटर, टेम्परेचर नहीं मालूम, ओके कोई बात नहीं। क्या मोल लिखा हुआ है? तो इतना मालूम है तो कितने लोग बोल रहे हैं सर फिर क्या? टेम्परेचर निकालना हो तो पीवी बाई आरटी निकल जाएगा ना यार। 3 वेरिएबल दिए हो तो चौथा कैसे भी निकाल सकते हो प्यारे बच्चों। ये तो क्लियर है, कितना आ रहा है? ये सही लगाया हो ना तुम लोग? अच्छा, फाइनल में वॉल्यूम कितना दिया है? नहीं मालूम। प्रेशर कितना दिया है? अच्छा वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम 1 लीटर दिया हुआ है। प्रेशर कितना है वो हमें नहीं मालूम ना, प्रेशर कितना है नहीं मालूम, और मोल तो भाई वही है। अब देखो यहां से यहां को कनेक्ट करने वाला इक्वेशन कौन है? PV टू द पावर, एक तो ये, और दूसरा PV इज इक्वल टू nRT। ये बाय डिफॉल्ट फिक्स है आइडियल गैस के लिए, ये वाली चीज तो हमेशा, और ये आपको दी रहेगी इक्वेशन। बोलो आपको वॉल्यूम मालूम है, प्रेशर नहीं मालूम है, तो आप क्या सोचोगे कि मुझे भाई प्रेशर एंड वॉल्यूम में रिलेशन मालूम हो तभी मैं बता, और वो दिया ही हुआ है यार, P इंटू वी टू द पावर 2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो सिंस P इंटू वी टू द पावर 2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो मैं यहां से बोल सकता हूँ P1 V1 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू P2 V2 का स्क्वायर। तो पहला प्रेशर कितना है? 1 इंटू वॉल्यूम कितना था? 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 हमें नहीं मालूम, V2 1 हो गया, तो P2 कितना आ गया? कितने लोगों का करेक्ट हुआ? ये हाथ उठाओ। चलो एटलीस्ट ये भी कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर इतना समझ। और कितने लोग कह रहे हैं अगर प्रेशर एंड मोल एंड वॉल्यूम मालूम हो तो टेम्परेचर फिर निकालेंगे हम? आरटी क्यों लिख रहा हूं भाई? पीवी अपॉन एनआर ना। कितना आ रहा है ये? तो ये तो हो गई, सब घटिया वाली चीजें हो गई खत्म। अब आ जाओ काम की चीज देखते हैं, कौन सी है ना। इसको नोट कर लिया ना सबने, जिन्होंने नहीं किया? अब आ जाओ वर्क डन देखते हैं, वही सबसे इंटरेस्टिंग एंड सबसे इंपॉर्टेंट है। जब इक्विलिब्रियम का बात डिस्कशन कर ही दिया है तभी तो ये प्रेशर डिफाइन हो पाएगा हर मोमेंट पे। इक्विलिब्रियम है नहीं तो फिर इसका मतलब सराउंडिंग एंड सिस्टम का जो प्रेशर है वो बराबर ही होगा, बस खत्म बात। आ जाओ करते हैं ना अभी। अब आ जाओ, देखो बच्चों, W सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ PdV, यही है ना। अच्छा एक बात बताओ, इंटीग्रेशन करते समय जो कांस्टेंट होते हैं उनको हम बाहर निकाल लेते हैं। क्या यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है? नहीं सर, अभी तो चेक किया हमने, प्रेशर बदल रहा है। बोलो,
तो जब प्रेशर बदल रहा है तो हम इसको बाहर निकाल ही नहीं सकते। वो गलती जिन्होंने की है वो हाथ उठाओ, जिन्होंने पी को बाहर निकाल लिया। हाथ उठाओ। इंटीग्रेशन के बाहर कितने लोगों ने निकाला? ये गलत कर दिया आपने, यही चीज गलत कर दिया। सिंस पी इज नॉट कांस्टेंट, अगर वो आइसोबेरिक प्रोसेस दे तभी आप निकाल सकते हो पी को बाहर। तो अब क्या करें भाई, इधर डीवी है और इधर पी है, वेरिएबल भी सेम नहीं है। अगर इधर वी रहता तो मैं कर लेता, नहीं दिया है ना वी, तो वी में बदल लो। इक्वेशन तो दिया हुआ है, कहां से बदले? पहला ख्याल आता है कि लेट अस कंसीडर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। और ये कर लेने के बाद हमारे प्यारे बच्चे ऐसा कर लेते हैं कि पी को एनआरटी बाई वी कर ले। ऐसा कर देते ही आप क्या बना लोगे? माइनस इंटीग्रल पी की जगह क्या हो जाएगा? एनआरटी बाई वी इंटू डीवी। क्या अब इंटीग्रेट हो सकता है? क्योंकि एनआरटी तो बाहर आ जाएगा। बोलो ये किया तो वो वही वाली बात हो गई, आसमान से गिरे और खजूर पे अटक गए। आपने प्रॉब्लम यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, वही था ना। अब आप सोचे कि यार चलो पी को भूल जाते हैं, एनआरटी बाई वी कर लिया, एनआर तो कांस्टेंट बाहर निकलेगा, अग्रीड, लेकिन टी तो कांस्टेंट नहीं है। फिर वो प्रॉब्लम आ गई यार। और टी को इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते वी के रिस्पेक्ट में, कैसे करें? क्योंकि डी वी है तो एक्सप्रेशन सिर्फ वी का होना चाहिए तभी। कभी ऐसा इंटीग्रेशन किया है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स कितना आता है? कभी ये किया है वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स? ऐसा तो नहीं बोल सकते वाई स्क्वायर बाई, बिल्कुल एब्सर्ड सी बात है। जो यहां पे है वही वेरिएबल इधर रहना चाहिए। डी ऑफ दिस पार्ट जो भी है वही वेरिएबल इधर। तो प्रॉब्लम क्या हुई प्यारे बच्चों की, सर हमारा ये आइडियल गैस इक्वेशन भी किसी काम का नहीं आया क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर ये आइसोथर्मल होता तो ये काम का आ जाता, क्योंकि पूरा एनआरटी कांस्टेंट हो जाता, बाहर निकाल लेते। ये तो है ही नहीं। अब क्या करें? तो एक और इक्वेशन तो दिया हुआ है ना यार, उसको यूज करो ना। कौन सा दिया है? नॉट कांस्टेंट। तो कौन सा दिया है? यूजिंग P इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट विच इज K। दिया हुआ है K इज ए कॉन्स्टेंट। K को क्या मैं लिख सकता हूं? आई कैन राइट एज P1 V1 का स्क्वायर। आई कैन राइट एज, ये मैं लिख सकता हूं। और P V का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ही। तो मैं क्या करूंगा? P का वैल्यू क्या कर दूंगा? K अपॉन, और हमें जब जरूरत लगेगी उस K को मैं ये भी लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं। ये तो वैल्यूज हमें मालूम हो गई है ना। अरे P1 एंड V1 तो मालूम चल गया है ना, तो स्क्वायर करके निकाल लेते हैं। अब बताओ P को ये यूज कर लोगे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस P ओवर हियर, क्या मिल गया? W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ P की जगह K अपॉन इंटू डीवी। अब बताओ बच्चा, K तो कांस्टेंट था ना, वो बाहर आ जाएगा, तो माइनस K आ गया और डीवी अपॉन, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, इंटीग्रल ऑफ डीवी अपॉन V का स्क्वायर। अब ये V का स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ V टू दी पावर माइनस 2 इंटू डीवी। अब इसको क्या मैं लिख सकता हूं? माइनस के, डब्बा बना दिया। अच्छा कहां से कहां तक अंडरस्टूड है यार? V1 से V2, लिमिट भी वॉल्यूम का ही रखना होगा। अब V1 से V2, अब कितने लोग कह रहे हैं ये क्या हो गया? V टू दी पावर माइनस 1 अपॉन, ये माइनस माइनस गायब हो गया, कितना आ गया? ये K और 1 बाई V। और बताओ इनिशियल कितना था भाई? 10 लीटर। अरे V1 से V2 हुआ ना बच्चों, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ गया K इंटू 1 अपॉन V1, सॉरी 1 अपॉन V2 माइनस 1 अपॉन, बोलो यहां तक आ गया। अब क्या करो? K का वैल्यू निकाल के रख लोगे, 1 बाई V2 रख लोगे, 1 बाई V1 सब मालूम है, रख लोगे, आंसर आ जाएगा। मैं बोलूंगा वैसे भी मत करो, अभी और आसान बन सकता है ये। कैसे? इस K को मैं क्या लिख सकता हूं? P1 V1 स्क्वायर लिख सकता हूं ना। तो यहां पे लिखो, देखो P1 V1 स्क्वायर अपॉन V, सॉरी इधर मैं क्या कर लूं, थोड़ा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं। K मल्टीप्लाई यहां भी होगा, K यहां पे होगा, इधर मैं P2 V2 का स्क्वायर लिख दे रहा हूं। अरे बोलो यार,
और इधर जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैं P1 V1 का स्क्वायर अपॉन V1, तो कितने लोग कह रहे हैं ये उड़ गया, ये उड़ गया, क्या बन गया, कितना प्यारा सा बन गया, P2 V2 माइनस, कितना सिंपल सा बन गया। कौन स्क्वायर स्क्वायर करता है, कौन के का वैल्यू रखता है यार। अब बताओ P2 V2 रखो, प्रेशर कितना है पहले, P2 एंड V2 निकाल लिया था ना यार, कितना आ रहा था, अरे, ये P2 कितना था 100 इंटू वॉल्यूम 1 माइनस ये कितना था 10 इंटू वॉल्यूम, तो कितना आ गया 90 ATM लीटर, यूनिट मत भूलना गलत हो जाएगा नहीं। द आंसर ऑफ W इज, W का कितना आंसर आ रहा है 90 ATM लीटर, पॉजिटिव साइन आ रहा है 90 ATM लीटर 101.3 जूल, आंसर ये कर लो। अच्छा कॉमन सेंस लगाओ, पॉजिटिव नेगेटिव तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है, कैसे बताओ, वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है, तो कंप्रेस कर रहे हो, तो ऊपर अगर तुम कंप्रेस कर रहे हो तो फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो यार पॉजिटिव तो आना ही चाहिए, नेगेटिव कैसे आ रहा है, जिनका भी नेगेटिव आ रहा है वो तो गलत है। आगे बात समझ में, बहुत सिंपल सा था और इतना ही सिंपल तरीके से हम लोग वर्क डन निकालते हैं। गॉट इट, एक और दूं, लिखो, कर लो, सब नोट कर लो अच्छे से। बोलो बच्चों, बिठा दो, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, क्या नहीं करना है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतनी सारी पॉसिबिलिटीज मिल जाती है हमारे पास। नोटेड, डन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन में आप बस इतना कर लो, इसको 5 लीटर से इधर वॉल्यूम को आप 10 लीटर कर लो और यहाँ पे 2 के बजाय पावर 3 कर लो। कोई भी गैस ले लो यार, ये 1 मोल हो या ये भी देने का जरूरत नहीं है, नहीं अभी करना है। होमवर्क क्या होता है, हीलियम गैस, हाँ लेकिन अगर मैं वैल्यू नहीं दूंगा किस चीज का, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ W चाहिए, अगर मैं मोल नहीं दूंगा तो आप टेम्परेचर नहीं निकाल पाओगे ना भाई, या तो मैं इनिशियल टेम्परेचर दे दूं, तो अब मुझे सिर्फ W चाहिए, मैं अभी उस पर फोकस दूं। पहला वाला तरीका मैंने सिखा दिया था कैसे यूज करना है, नाउ आई नीड ओनली W, फाइंड द W। बाय डिफॉल्ट W का मतलब W सराउंडिंग ही, टेम्परेचर नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ W चाहिए। चलो जल्दी करो बच्चों, डोंट टॉक।
रिपोर्ट योर आंसर इन सेम जूल। करो यार, ये करो तुम लोग, जल्दी करो। देखो अगर आप समझदार हो तो पिछले तरीके जैसे मैंने के स्मार्टली यूज किया था वैसे ही करोगे, और नहीं तो आप के का वैल्यू निकाल के रखोगे, मर्जी आपकी, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कितना बोला बेटा तुमने? 4.75 इंटू 101, यही बोला है ना? मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा आलसी कितना क्यों हो, मल्टीप्लाई करके बताओ। हाँ जी बच्चों, आ गया? कितने लोगों का पहुंच गया? तुम्हारा आंसर अलग आ रहा है? होता है ऐसा कभी कभी। चलो स्टार्ट करो। करेक्ट। चलो देखता हूँ मैं भाई ना। स्टार्ट करें? चलो भाई, बस हो गया। अरे यार देखो सिंपल सा है, W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल PdV, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, आई विल यूज एज P इज इक्वल टू K अपॉन V क्यूब, यही है ना? P इंटू वी टू द पावर 3 इज इक्वल टू कांस्टेंट दिया है ना बेटा, तो मैंने यहाँ पे कर लिया K इंटू वी टू द पावर -3। अब वो लगा लिया यहाँ पे माइनस इंटीग्रल ऑफ K इंटू वी टू द पावर -3 इंटू डी। अब हमारा K बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक? V1 से V2 तक, तो V टू द पावर -3 इंटू डी। क्या आएगा भाई इसका इंटीग्रल? V टू द पावर -2 अपॉन -2, तो ये क्या आ गया? K बाहर और V1 से V2 तक, तो क्या आ गया भाई? 1 अपॉन V2 टू द पावर 2 माइनस 1 अपॉन V1 टू द पावर 2। यहाँ तक क्लियर है? अब इसी K को आप अच्छे से यूज कर लो यार। हाँ ऑफ कोर्स 2 आएगा। चलो से कोई बात नहीं, यहाँ तक गए हो ना? अब कितने लोग बोल रहे हैं कि सर K इधर मल्टीप्लाई करो, तो आप ये वाला यूज कर लो, V2 वाला। बोलो, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 1/2 बाहर लिख दो, P2 V2 2 टू द पावर, मत यार बात मत करो बच्चों प्लीज। अब कितने लोग बोल रहे हैं कि सर घूम फिर करके तो वही आ जा रहा है पिछले बार की तरह, बस कॉफिशिएंट चेंज हो गया इसका, P2 V2 माइनस, अरे बोलो यार, आ रहा है ना? वैल्यू कितना है ये फिर? हाफ ऑफ P2 V2 माइनस P1 V1, मल्टीप्लाई कर लो यार। क्या ये प्रेशर निकाल लियो? बिल्कुल सर, P1 इंटू V1 क्यूब मस्ट बी इक्वल टू P2 इंटू V2 क्यूब, और यहाँ पे आइडियल गैस का यहाँ यूज करने का कोई यूज ही नहीं है, तो P1 कितना था? 1 इंटू 5 का क्यूब इज इक्वल टू P2, नहीं मालूम?
अच्छा P2 का यूज तो पड़ ही रहा है, V2 कितना है, तो P2 का वैल्यू 5/10 का पावर 3, तो 1/, जितना लास्ट में कैलकुलेशन करो उतना ही अच्छा है, 1/8 आ गया, 1/8 आ गया ना, तो क्या करूं, 1/8 मल्टीप्लाई बाई V2 कितना था 10 माइनस P1 कितना था 1 इंटू वॉल्यूम कितना था 5, तो 10/8 ये वैल्यू कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ 10/8, 2/8 मतलब 10/8 का मतलब क्या हुआ 5/4 ना, -5, यही है ना, 4 5 से कितना हुआ भाई 20, और ये पूरा नेगेटिव में आंसर आ गया, कितना आ गया भाई बताओ, जल्दी बताओ यार, -15/8 यही आ रहा है ना, तो और ये ATM लीटर में है, अब इस ATM लीटर को हटा लो, -15/8 इंटू 101.38 जूल, अब इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं, हाँ। अब एक लास्ट क्वेश्चन देता हूं, एक आखिरी क्वेश्चन, और ये आपके होमवर्क के लिए, इसमें पता है, इसमें एक गेम करने वाला हूं, और देखते हैं कि आप लोगों में से कितने लोग समझ पा रहे हो उस गेम को, ठीक है। एक ही गेम करूंगा इसमें, और वो ये है बच्चों, ध्यान से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से समझो। आइडियल गैस को कितने मोल, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड फ्रॉम इनिशियल टेम्परेचर ऑफ 300 Kelvin and to a final temperature of 400 Kelvin. T1 यहां से T2 यहां गया, तो बताओ W कितना है, मैंने कुछ नहीं दिया, कितना प्रेशर कितना वॉल्यूम कुछ भी नहीं दिया, हाँ, 2 मोल ऑफ O2 at 300 Kelvin is converted to 400 Kelvin by this process, PV to the power 3 is equal to constant, then find W, आपको निकालना है W, देखते हैं कौन निकाल के आएगा, ये आपके होमवर्क के लिए।